नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स एंड नेचर में। और मैं नरोत्तम सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूँ कर्व बिटवीन वाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन एंड मास नंबर। आज हम अपने इस टॉपिक में पढ़ेंगे बेटा किसके बारे में, एक कर्व है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो बेटा जब भी हम कर्व बनाते हैं किसके बीच में, वाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन और मास नंबर के बीच में जब कर्व ड्रॉ करते हैं तो कर्व हमें कुछ इस तरीके से मिलता है। कर्व हमें मिलेगा कुछ इस तरीके से मिलेगा। अगर मैं इस एक्सिस पर रिप्रेजेंट करूं मास नंबर को, इस एक्सिस पर रिप्रेजेंट करूं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन को, तो कर्व हमें बेटा कुछ ऐसा मिलता है। कर्व हमें मिलता है कुछ इस तरीके से मिलता है। ये जो है ये होता है Fe56 फेरस 56, जिसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। यहाँ कहीं होता है यूरेनियम 238। ठीक है, तो हमें इस तरीके से कुछ कर्व मिलता है बेटा, और ये कर्व होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन और मास नंबर के बीच में। तो हमें ऐसा कर्व मिलता है और इसके जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो किस तरीके से हैं। तो अब हम इस कर्व के ऑब्जर्वेशन पर चलते हैं। तो कर्व के फर्स्ट ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं हम। ये जो कर्व मिलता है, इस कर्व में जब मास नंबर 30 से तो ग्रेटर है और 170 से क्या है, लेस है। मतलब ये जो 30 और 170 के बीच में जो भी मास नंबर होता है, इन न्यूक्लियस को हम बोलते हैं मिडिल मास नंबर न्यूक्लियस। ये मिडिल मास नंबर के न्यूक्लियस होते हैं। क्लियर है बेटा? तो ये न्यूक्लियस होते हैं कौन से, मिडिल मास नंबर न्यूक्लियस होते हैं, और इनका मास नंबर होता है 32 ग्रेटर एंड 170 से लेसर। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है ये जो मिडिल मास नंबर वाले जितने भी न्यूक्लियस होते हैं, इसमें कहाँ से शो करेंगे हम, इसमें लगभग यहाँ से रिप्रेजेंट होंगे। ये तो मैं मान लेता हूँ मास नंबर 30 है और 170 कोई यहाँ है, और मास नंबर 170 यहाँ कहीं है। ये 30 और ये 170, तो यहाँ से यहाँ के जितने भी न्यूक्लियस होंगे वो होंगे मिडिल मास नंबर वाले न्यूक्लियस। ठीक है, और 170 से जो ग्रेटर होंगे, मतलब यहाँ से और जितने भी आगे के हैं वो सारे के सारे, ये जो कर्व मिलेंगे वो हमें मिलेंगे किसके लिए, हैवी न्यूक्लियस के लिए। ये कर्व जो मिलेगा वो हमें मिलेगा हैवी न्यूक्लियस के लिए। और ये जो हैं 30 से लेस, 30 से कम वाले जो जिनका मास नंबर 30 से कम है, वो जो होते हैं वो लाइट न्यूक्लियस होते हैं। 30 से कम वाले होते हैं लाइट न्यूक्लियस। क्लियर है बेटा? यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। तो बेटा होता क्या है कि ये जो न्यूक्लियस हैं कौन से, 30 से ग्रेटर, कौन से न्यूक्लियस
जो 30 से ग्रेटर हैं, जिनका मास नंबर 30 से ग्रेटर है और 170 से कम है, इनके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स क्या होती है, नियरेस्ट कांस्टेंट होती है। ये लगभग यहाँ से और यहाँ तक कोई ज़्यादा चेंजेज नहीं है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन में थोड़ा बहुत वेरिएशन है, तो इसको मिडिल मास नंबर के लिए हम क्या बोल सकते हैं कि मिडिल मास नंबर वाले जितने भी न्यूक्लियस होंगे उनकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, एक कांस्टेंट होती है। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से 30 से 170 के लिए क्या रहने वाली है, ये कांस्टेंट रहने वाली है। क्लियर है बेटा? तो ये हमें याद रखना है, 30 से ग्रेटर और 170 से लेसर जितने भी न्यूक्लियस होंगे उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। क्लियर है? ये इसका फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। Fe56 के लिए इसकी वैल्यू न्यूक्लियॉन पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की जो वैल्यू होती है वो नियरेस्ट होती है 8.56 MeV के इक्वल। ये बाइंडिंग एनर्जी है जो किस में दे रखी है हमें, MeV में। ये MeV में है और ये है मास नंबर। क्लियर है? तो लगभग सबसे ज़्यादा किसकी होती है, फेरस की होती है, और वो किसके लगभग होती है, किसके इक्वल होती है, 8.56 के नियरेस्ट होती है। और यूरेनियम जो 38 है, 238, इसके लिए लगभग 7.6 MeV होगी। यूरेनियम 238 के लिए कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी नियरेस्ट टू 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बेटा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इसका यही है कि मिडिल मास नंबर वाले जितने भी न्यूक्लियस हैं उनके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। सेकंड ऑब्जर्वेशन की अगर हम बात करें तो सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या कहता है भाई, अकॉर्डिंग टू कर्व सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या कहता है कि भाई जो 170 से ग्रेटर हैं, जिनके मास नंबर 170 से ग्रेटर हैं, जिन न्यूक्लियस के मास नंबर क्या हैं, ग्रेटर दैन टू 170, देन द न्यूक्लियस इज नोन एज हैवी न्यूक्लियस। हैवी न्यूक्लियस, और जो हैवी न्यूक्लियस हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम होती है, किससे, मिडिल मास नंबर वाले न्यूक्लियॉन से, न्यूक्लियस से क्या होती हैं, कम होती है, लेस होती है उनसे। क्लियर है? तो इनके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम रहने वाली है, इसलिए इनकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी, लेस होगी। इनकी स्टेबिलिटी क्या रहेगी, कम रहेगी। तो इनकी जो स्टेबिलिटी है हैवी न्यूक्लियस की, ये कहते हैं हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन will be less। ये कहते हैं लेस क्या, विल बी लो। क्या होगी, लो होगी। किसके लिए, हैवी न्यूक्लियस के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन लो होगी बजाय किसके, मिडिल मास नंबर वालों से। फिर हम बात करते हैं किसकी, लाइट न्यूक्लियस के लिए, मतलब जिनका मास नंबर 30 से लेस है। ये कहते हैं ऐसे न्यूक्लियस जिनका मास नंबर 30 से लेस है, इनके लिए भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन क्या रहेगी, कम रहेगी। मैं इनकी बात कर रहा हूँ जिनका मास नंबर 30 से भी क्या है, कम है। 30 से भी जो कम है उसके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन क्या होने वाली है, लो होने वाली है। ठीक है, मिडिल मास नंबर वालों के लिए
जो न्यूक्लियस हैं उनके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है क्या होती है, हाई होती है, और जो लो वाले हैं या जो हैवी न्यूक्लियस हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होती है, उनकी लो होती है, बजाय किसके, मिडिल मास नंबर वाले न्यूक्लियस से। क्लियर है बेटा? तो ये तो थे ऑब्जर्वेशंस किससे रिलेटेड, इस कर्व से रिलेटेड ऑब्जर्वेशंस थे। अब हम बात करते हैं कॉन्क्लूजन्स की, जो इन कर्व के बेसिस पर फाइंड आउट होते हैं। तो इसको बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। अब हम बात करेंगे कॉन्क्लूजन्स की। तो कॉन्क्लूजन्स क्या हैं इसके, इस कर्व से कॉन्क्लूजन्स क्या निकलते हैं, देखिए हम बात करने जा रहे हैं कॉन्क्लूजन्स की। तो कॉन्क्लूजन्स में मैं फर्स्ट कॉन्क्लूजन की बात करने जा रहा हूँ। फर्स्ट कॉन्क्लूजन क्या है इस कर्व से, कि जो न्यूक्लियर फोर्स होंगे वो न्यूक्लियर फोर्स कैसे टाइप के होंगे, वो अट्रैक्टिव टाइप के होंगे। हमें इस कर्व से यह पता लगता है कि जितने कि जो न्यूक्लियॉन्स होंगे उनके बीच में जो भी फोर्स अप्लाई है वो कैसी नेचर का है, उसकी जो नेचर है वो क्या है, वो अट्रैक्टिव टाइप नेचर है। ठीक है बेटा? तो फर्स्ट कॉन्क्लूजन्स हमें क्या पता लगता है कि जो नेचर ऑफ न्यूक्लियर फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स ऐसे लिख देते हैं, न्यूक्लियर फोर्स विल बी अट्रैक्टिव। कैसी होगी? अट्रैक्टिव होगी। जो न्यूक्लियॉन्स हैं उनके बीच में जो नेचर है किसकी, न्यूक्लियर फोर्स की। न्यूक्लियर फोर्स काम करता है न्यूक्लियॉन्स के बीच में, तो उनका जो नेचर होगा वो कैसा होगा, वो अट्रैक्टिव टाइप होगा। क्लियर है बेटा? अब हम बात करते हैं किसकी, सेकंड कॉन्क्लूजन की। तो सेकंड कॉन्क्लूजन क्या है? सेकंड कॉन्क्लूजन कुछ इस तरीके से है कि जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं, भाई न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ये कुछ इस तरीके से है बेटा। सेकंड कॉन्क्लूजन कैसे है कि अगर हम किसी न्यूक्लियस की बात करें तो उस न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स इस तरीके से होंगे, ये न्यूट्रॉन भी हो सकते हैं और प्रोटॉन भी हो सकते हैं। तो न्यूक्लियस में इस तरीके से न्यूक्लियॉन्स आपस में बाउंडेड होते हैं। अगर मैं बात करूं इसमें एक पर्टिकुलर न्यूक्लियॉन की, इस न्यूक्लियॉन की बात करूं तो इसके बीच में जो भी इसके आसपास जितने भी न्यूक्लियॉन्स हैं जो इसके न्यूक्लियर फोर्स के रीजन में आते हैं, मतलब इसका न्यूक्लियर फोर्स जिन जिन न्यूक्लियॉन्स पर लग रहा है वो इसके किस में आते हैं, रीजन में आते हैं। तो ये कहता है कि जो इफ़ेक्टिव जो न्यूक्लियॉन्स हैं उनका नंबर, ठीक है ना, वो कितना है, वो अगर P है, P क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन न्यूक्लियर फोर्स, इन न्यूक्लियर फोर्स, नंबर ऑफ जो न्यूक्लियस है जो कि इसके न्यूक्लियर फोर्स के रीजन में आते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन न्यूक्लियर फोर्स रीजन, ये क्या है, ये P है।
ठीक है, ये क्या है, ये P है। मतलब जो न्यूक्लियॉन्स इसके प्रभाव में आते हैं, इसके इफ़ेक्ट में आते हैं, जहाँ तक ये फोर्स लगा सकता है ये न्यूक्लियॉन्स, उनका नंबर यदि कितना है, उनका नंबर यदि P है, हम ये कहते हैं यदि उनका नंबर क्या है, P है, देन बाइंडिंग एनर्जी जो होती है, बाइंडिंग एनर्जी डिपेंड करती है किस पर, P पर। तो ये P की क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। तो उसके लिए, उस न्यूक्लियॉन के लिए अगर मैं बात करूं पर्टिकुलर, तो उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो प्रोपोर्शनल होगी किसके, P के। यहाँ से P एक नंबर है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, क्या काम में आएगा, Kp। क्लियर है, Kp की भाई P एक नंबर ही तो है, P एक नंबर है, ठीक है। तो P एक नंबर है, इसलिए तो जो K है कांस्टेंट, उसकी डायमेंशंस किस पर डिपेंड होनी चाहिए, वो EB पर डिपेंड करनी चाहिए। मतलब K की जो डायमेंशन होंगी वो बाइंडिंग एनर्जी की डायमेंशंस के क्या होंगी, इक्वल होंगी, क्योंकि यहाँ पर P क्या है, एक नंबर है। तो जो डायमेंशन लेस होता है, इसलिए इसकी तो कोई डायमेंशन होगी नहीं, डायमेंशन होगी किसकी, इस कांस्टेंट की, जो सीधा इसकी जो डायमेंशन है वो EB की डायमेंशंस के क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि इस न्यूक्लियस में मैं नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इंक्रीज करता हूँ, मतलब A की वैल्यू अगर मैं इंक्रीज करता हूँ इस न्यूक्लियस में, तो वही उसका इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब साफ है कि जो न्यूक्लियस है उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि वो तो डिपेंड कर रही है किस पर, वो उन न्यूक्लियॉन्स पर डिपेंड कर रही है जो उसके न्यूक्लियर फोर्स के रीजन में आते हैं। जहाँ तक वो जो न्यूक्लियॉन है वो फोर्स अप्लाई करता है, न्यूक्लियर फोर्स, तो जहाँ तक उसका फोर्स काम करता है, केवल वही न्यूक्लियॉन्स, उन्हीं न्यूक्लियॉन्स की जो नंबर है उस पर डिपेंड करती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। तो हम ये कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियस है उसमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन क्या होती है, कांस्टेंट होती है, और वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पर, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स विच इज इन इफेक्टिव रीजन ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। जो न्यूक्लियर फोर्स के केवल इफेक्टिव रीजन में हैं उनके नंबर पर डिपेंड करती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। वो उस पर डिपेंड नहीं करती, उसके जो न्यूक्लियॉन्स हैं उस न्यूक्लियस के अंदर, उनके नंबर पर डिपेंड नहीं करती है। क्लियर है बेटा। तो सेकंड कंक्लूजन ये है कि किसी भी न्यूक्लियस में जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन होती है वो हमेशा क्या रहती है, वो कांस्टेंट रहती है। क्लियर है। अब थर्ड कंक्लूजन की बात करते हैं हम। तो थर्ड कंक्लूजन कैसे है, इस कर्व से जो थर्ड कंक्लूजन जो हमें मिलता है वो क्या है, थर्ड कंक्लूजन ऐसे है कि मान लीजिए कोई न्यूक्लियस है, ये एक न्यूक्लियस ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ये कोई न्यूक्लियस है और इसका जो मास नंबर है वो 240 है, और ये फिजन में डिवाइड होकर, भाई न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है कि एक हैवी न्यूक्लियस दो लाइट न्यूक्लियस में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो ये मान लेते हैं हम, इसका मास नंबर 240 है, मतलब ये एक हैवी न्यूक्लियस है। ये क्या है, ये एक हैवी न्यूक्लियस है जो डिवाइड होकर दो सेगमेंट्स में क्या हो जाता है,
डिवाइड हो जाता है। मान लो हैवी न्यूक्लियस है और दो लाइट सेगमेंट्स में क्या हो गया, डिवाइड हो गया, और इनके लिए जो मास नंबर है वो 120 है दोनों के लिए। ये 120 और 120 के दो लाइट न्यूक्लियस में, दो लाइट सेगमेंट्स में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। क्लियर है? तो बेटा इसमें एक बात बताइए मुझे कि ए की वैल्यू 240 है, किस में, इस हैवी न्यूक्लियस में ए की वैल्यू कितनी है, 240 है। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या रहेगी, इसके लिए लो रहेगी। इसके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या रहेगी, लो रहेगी। मतलब ये इसमें जो न्यूक्लियंस होंगे वो ज़्यादा हैवीली बाउंडेड नहीं होंगे। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लो होती है, और जो बाउंड होता है, जो न्यूक्लियस जो बाउंड होता है वो किस पे डिपेंड करता है, उसकी स्टेबिलिटी कह सकते हैं। उसकी स्टेबिलिटी डिपेंड करती है किस पर, कि इसके जो न्यूक्लियंस हैं वो किस तरीके से बाउंडेड हैं। तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है, लो है। इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लो है, इसीलिए यहाँ जो न्यूक्लियंस होंगे वो हैवीली बाउंडेड नहीं होंगे। लेकिन जो लाइट न्यूक्लियस है इसमें जो न्यूक्लियंस होंगे वो कैसे होंगे, वो हैवीली बाउंडेड होंगे। क्लियर है? हैवीली बाउंडेड होंगे। और हम जानते हैं A इज इक्वल टू 120 के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, मतलब EV/A की जो वैल्यू होती है वो हाई होती है। EV/A की वैल्यू क्या होती है, हाई होती है। किसके लिए, 120 वाले जो A इज इक्वल टू 120 मास नंबर वाले जो न्यूक्लियस हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होती है, उनकी लो होती है। क्लियर है? क्योंकि ये मिडिल मास नंबर में आते हैं, और ये किस में आते हैं, ये भाई हैवी न्यूक्लियस में आते हैं 240 वाले। तो होगा क्या भाई, इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लो और इसकी हाई होती है, इसलिए ये ज़्यादा हैवीली बाउंडेड होंगे। ज़्यादा हैवीली बाउंडेड होने के कारण यहाँ से एनर्जी का इमिशन होता है। तो यहाँ से एनर्जी इमिट होती है, तो ये न्यूक्लियर फिजन होता है। ये जो रिएक्शन है वो कौन सी होती है, वो न्यूक्लियर फिजन होती है। इस न्यूक्लियर फिजन में होता क्या है कि एक हैवी न्यूक्लियस दो लाइट मास नंबर के सेगमेंट्स में क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। दो लाइट न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाते हैं, और यहाँ से एनर्जी क्या होती है, इमिट होती है। ये जो एनर्जी होगी इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियर एनर्जी, जिसके बारे में हम आगे के वीडियोज में स्टडी करेंगे। अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट रिलेटेड है बेटा किससे, वो फ्यूजन से रिलेटेड है। फोर्थ जो पॉइंट है इसका, फोर्थ जो कंक्लूजन है, बेटा स्क्रीनशॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चल रहे हैं किस पर, फोर्थ पॉइंट पर या फोर्थ कंक्लूजन पर की बात करते हैं। ये रिलेटेड है किससे, न्यूक्लियर फ्यूजन से रिलेटेड है। इसका जो फोर्थ कंक्लूजन है वो रिलेटेड है किससे, न्यूक्लियर फ्यूजन से। किससे रिलेटेड है, न्यूक्लियर फ्यूजन से। अब ये क्या होता है वही न्यूक्लियर फ्यूजन, वही फिजन में तो क्या था, न्यूक्लियर फिजन में दो जो हैवी न्यूक्लियस होते हैं वो दो सेगमेंट्स में, दो लाइट सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाते हैं। वो तो था न्यूक्लियर फिजन। और न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है, ये उसके अपोजिट ही प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि दो लाइट न्यूक्लियस आपस में कंबाइंड होकर क्या बनाते हैं, एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं, एक हैवी न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। तो न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करें अगर हम, तो इसमें क्या होता है कि दो लाइट न्यूक्लियस होते हैं
इस तरीके से, और ये हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर आपस में कंबाइंड हो जाते हैं। ये हम ले रहे हैं कितने, ए इज लेस देन एंड इक्वल टू 10। इनका जो मास नंबर है वो 10 के इक्वल या उससे लेस है। तो हमने दो ऐसे न्यूक्लियस लिए जिनका मास नंबर 10 के या तो इक्वल है या फिर उससे लेस है। तो ऐसे दो लाइट न्यूक्लियस हैं, इनको क्या बोलेंगे, इनको लाइट न्यूक्लियस बोलेंगे। लाइट न्यूक्लियस के लिए कर्व में देखना बेटा, लाइट न्यूक्लियस के लिए मैंने आपको बताया था बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होने वाली है, लो होने वाली है। इसमें लाइट न्यूक्लियस के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होती है, ये लो होती है। ठीक है, तो ये जो दोनों न्यूक्लियस होंगे इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होगी, लो होगी। ठीक है बेटा, तो इसके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होगी, लो होगी। लेकिन जब ये दोनों के दोनों लाइट न्यूक्लियस आपस में एसोसिएट होकर और एक हैवी न्यूक्लियस को बनाएंगे, हैवी ज़रूरी नहीं है बेटा, एक न्यूक्लियस बनाते हैं तो इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होगी भाई, इसका मास नंबर इन दोनों से तो ग्रेटर होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों एसोसिएट हो रहे हैं, दोनों कंबाइंड होकर क्या कर रहे हैं, इस न्यूक्लियस को बना रहे हैं। इसलिए इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होगी, हाई होगी। और यहाँ न्यूक्लियन क्या होंगे, हैवीली बाउंडेड होंगे। हैवीली बाउंडेड, यहाँ ऐसे लिख देते हैं। हैवीली क्या होता है भाई, टाइट, टाइट बाउंडेड होंगे। ठीक है ना, उनकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसीलिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो प्रोडक्ट होगा उसकी हाई, और जो रिएक्टेंट होंगे उनकी लो होगी। इसीलिए यहाँ से भी एनर्जी क्या होगी, इमिट होगी। यहाँ भी एनर्जी का इमिशन होता है, और ये जो एनर्जी है उस एनर्जी को हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। ये जो एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्शंस में जो इमिट होती हैं इनको कहा जाता है न्यूक्लियर एनर्जी। बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोनों की दोनों रिएक्शंस में हमें जो प्रोडक्ट मिलते हैं उनमें न्यूक्लियॉन्स कैसे होते हैं, हैवीली बाउंडेड होते हैं, टाइट बाउंडेड होते हैं। क्लियर है बेटा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट जो अपना वीडियो रहेगा वो एक एग्जाम्पल से रिलेटेड रहेगा, और वो उस एग्जाम्पल में हम फाइंड करेंगे एक बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फाइंड आउट करेंगे। किसके लिए, ऑक्सीजन के न्यूक्लियस के लिए। तो बेटा काफ़ी अच्छा इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है वो आपके लिए। और इस चैप्टर से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल बनते हैं, जो भी आप बोर्ड के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल बनते हैं वो उस टॉपिक से बनते हैं। आपके पीछे भी एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस गिवन हैं वो लगभग उस एग्जाम्पल से रिलेटेड हैं। इसलिए वो वीडियो देखना आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और वो वीडियो ज़्यादा कंसेप्ट लिए हुए होगा। इसलिए नेक्स्ट जो अपना वीडियो होगा उस वीडियो को देखना मत भूलिए। और हम फिर से हाजिर होंगे आपके सामने अपने नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बेटा एक बात और कहना चाहेंगे हम आपसे कि हमारे जितने भी वीडियो आ रहे हैं उन वीडियोज़ को स्किप करके मत देखिए बेटा। अगर आपको कंसेप्ट में वास्तव में ही अगर ग्रोथ करना है, अगर आपको वास्तव में ही एक्चुअल में
बिल्कुल ज़ीरो लेवल से अपने कंसेप्ट्स को स्टेबल करना है, ज़ीरो लेवल से अपने कंसेप्ट को बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, तो हमारे वीडियोस को देखना ना भूलिए। और जितना हो सके आप विदाउट स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखिए, ताकि आपको जो कंसेप्ट हैं उसकी बारीकियां आपको पता चल सकें। और हमें बेटा इतना सपोर्ट देने के लिए, इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ।